और बस अपनी वाणी को विराम दें। ज्यादा बोल बोल के थक गए होगे तो अब इसकी अब थोड़ी देर चुपचाप बैठे रहो। तो चलो अब जरा ध्यान दें। अपने को बेटा सेंसरी ऑर्गन में बात करनी है अपनी आईज के बारे में। आवाज नहीं आ रही? कोई बात नहीं, बता दो। तो चलो अब ध्यान दो। अपने को बात करनी है बेटा अपनी आईज के बारे में, यानी कि हमारे नेत्र कैसे काम करते हैं। सबसे पहली बात, हमारे अंदर आईज का नंबर कितना है? 2। चश्मे वालों के लिए कितना? 4। ठीक। बाकी लोगों के लिए कितना? 2। ठीक। तो अपन ने कहा कि आईज का नंबर कितना है? 2। अब ध्यान दो, आई अपने अंदर काम क्या करती है? तो हमने कहा कि ये हमारे अंदर क्या बेटा? प्रकाश संवेदी है। आई का काम क्या है? ये प्रकाश संवेदी अंग की तरह काम करती है। चुपचाप फोन करो बंद और मुंह बंद, चुपचाप पढ़ने पे ध्यान दो। देखिए, हमने कहा कि आई हमारे अंदर क्या काम करती है बेटा? फोटो रिसेप्टर है। अगली बात, पाई कहाँ जाती है? तो आई के बारे में हमने कहा कि ये लोकेटेड है हमारी आई ऑर्बिट में। तो लोकेटेड कहाँ है बेटा? आई ऑर्बिट के अंदर लोकेटेड है। तो हमारी जो आई ऑर्बिट है वहां पर हमारी आई पाई जाती है और एक प्रकाश संवेदी अंग का काम करती है। अब जो हमारा नेत्र है, इसके बारे में हम कहते हैं कि इसमें बाहर से अंदर की तरफ 3 परतें पाई जाती हैं। कितनी परतें होती हैं? 3। अब ये जो 3 परतें पाई जाती हैं, इनके बारे में हमको देखना है कि कौन कौन से स्तर यहाँ पर होंगे। तो यहाँ पर सबसे बाहर की तरफ जो स्तर पाया जाता है, इसको अपन नाम क्या देते हैं? स्क्लेरा, या हम इसे कहेंगे फाइब्रस ट्यूनिक। क्या कहेंगे बेटा? फाइब्रस ट्यूनिक। इसमें 2 भाग होते हैं, पीछे की तरफ स्क्लेरा और आगे की तरफ कॉर्निया। यानी कि मैंने कहा कि यहाँ पर पीछे की तरफ वाला जो भाग है, इस वाले भाग का नाम क्या है बेटा? स्क्लेरा। और आगे की तरफ वाला जो भाग है, इसका नाम क्या है? कॉर्निया। तो ये जो स्क्लेरा और कॉर्निया है, ये दोनों पार्ट मिल करके निर्माण किसका करते हैं? तो आई बॉल में सबसे बाहर की तरफ जो लेयर है, इसे कहा जाता है फाइब्रस ट्यूनिक। क्या बोलते हैं? फाइब्रस ट्यूनिक कहते हैं। ये जो फाइब्रस ट्यूनिक यहाँ पर पाई जा रही है, इसमें आपने कहा कि पहला भाग क्या है? स्क्लेरा। तो इसमें से पहले भाग का नाम होता है स्क्लेरा। तो पहले देखते हैं स्क्लेरा के बारे में। आपने अभी डायग्राम में देखा कि स्क्लेरा आगे की ओर है कि पीछे की ओर? तो पीछे की ओर। तो स्क्लेरा बेटा किधर पाया जा रहा है? पीछे की ओर। अगली बात, ये स्क्लेरा बना किसका है? तो आपकी आई में जो आपको व्हाइट कलर का पार्ट दिखाई देता है, ये व्हाइट कलर का पार्ट ही क्या है? स्क्लेरा। क्योंकि आई में सबसे बाहर की तरफ पाया जाता है, तो ऑब्वियसली ये आपकी आई के अंदर क्या कर रहा होगा? तो आपकी आई में जब भी अगर बात आएगी एडजस्टमेंट की, सॉरी, जब भी बात अगर आएगी मैकेनिकल प्रेशर से आपकी आई को बचाने की, तो यहाँ पे काम कौन करेगा? स्क्लेरा। मतलब हमारी आंख को कुछ चला गया, हमने अपनी आंखों को रब किया, तो हमने एक यांत्रिक बल लगाया ना। इस यांत्रिक बल से हमारे नेत्र की सुरक्षा करना किसका काम था? स्क्लेरा का। तो स्क्लेरा में पाया जाता है बेटा श्वेत तंतुमय संयोजी ऊतक। इसके अंदर कौन सा ऊतक पाया जा रहा है? श्वेत तंतुमय संयोजी ऊतक पाया जाता है। और इसीलिए हम स्क्लेरा को बोलते हैं कि यह है व्हाइट ऑफ आई। ये क्या होता है बेटा? व्हाइट ऑफ आई। तो आपकी आई में जो व्हाइट वाला पार्ट है, इसका नाम है स्क्लेरा। वहीं पर दूसरा भाग अपने को अभी कौन सा दिखा था? कॉर्निया। कॉर्निया कहाँ पाया जा रहा है? आगे की ओर। अब देखिए, आपको दिख रहा है कि जो स्क्लेरा है,
ये कंपेटिवली बड़ा है, जबकि कॉर्निया कंपेटिवली क्या है, छोटा। देखो स्क्लेरा अपेक्षाकृत पीछे बड़ा, जबकि कॉर्निया क्या है, छोटा, आगे की ओर है। फिर आपने कहा कि ये जो कॉर्निया यहाँ आगे की ओर पाया जा रहा है, इसमें पाई जाती है बेटा नॉन केराटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस इपिथीलिया। ऊतक कौन सा होगा, नॉन केराटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस इपिथीलिया यहाँ पर पाई जाती है। तो अपन ने कहा कि यहाँ ऊतक कौन सा है, नॉन केराटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस इपिथीलिया है। साथ में ये जो आपका कॉर्निया है, इसके अंदर आप ध्यान रखेंगे कि इसके अंदर कोलेजन फाइबर्स भी पाए जाते हैं। कौन से तंतु पाए जा रहे हैं, कोलेजन तंतु। कोलेजन फाइबर्स को हमने कहा था कि वाइट फाइबर्स होते हैं। तो ये कोलेजन फाइबर हमारी कॉर्निया में इतना तरीके से अरेंज होते हैं कि इनकी वजह से क्या होता है कि कभी भी अपने को विजन में कोई ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट नहीं होता। अपनी कॉर्निया में क्या पाया जा रहा है, कोलेजन तंतु है। साथ में आपने क्या कहा, नॉन केराटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस इपिथीलिया है। तो ये तो क्या, ट्रांसपेरेंट। कोलेजन तंतु हालांकि ट्रांसपेरेंट नहीं होते, पर इनका अरेंजमेंट ऐसा है कि ये एकदम ट्रांसपेरेंट जैसे ही बने रहते हैं, जिसकी वजह से हमें विजन में कोई दिक्कत नहीं आती। तो ये दो चीजें हैं, ध्यान रखें। कोलेजन तंतु पर बेस्ड क्वेश्चन शायद 2019 या 20 के आसपास पूछा गया। तो अपन ने कहा कि कोलेजन तंतु इसके अंदर पाए जाते हैं। अब ये जो कॉर्निया है, इसको ध्यान रखेंगे, ये नेत्र का सबसे संवेदी भाग है। ये नेत्र का क्या है बेटा, सबसे संवेदी भाग होता है। और संवेदी भाग इसलिए है क्योंकि यहाँ पर ऑपरेट होता है कॉर्नियल रिफ्लेक्स। क्या ऑपरेट होता है इसके अंदर, कॉर्नियल रिफ्लेक्स यहाँ ऑपरेट होता है। इसलिए आपने कहा कि यह हमारे नेत्र का सबसे ज्यादा संवेदी भाग। तो सबसे ज्यादा जो संवेदी भाग होता है, ये कौन सा आ गया आपका, कॉर्निया। तो स्क्लेरा और स्क्लेरा के बाद दूसरा पार्ट कौन सा आ गया, कॉर्निया। अब ये जो कॉर्निया वाला पार्ट है, देखो कॉर्नियल रिफ्लेक्स का मतलब क्या है। तो हमारी जो कॉर्निया है, इसकी बाहरी सतह से लगभग 2 मिलीमीटर अंदर गहराई तक, बाहरी सतह से कितनी गहराई तक, 2 मिलीमीटर तक बहुत सारी तंत्रिकाएं पाई जाती है, जो यहाँ एक प्रतिवर्ती क्रिया कराती है, जिसको बोलते हैं कॉर्नियल रिफ्लेक्स। मतलब कि अगर आपकी कॉर्निया को टच किया जाए, तो कॉर्निया को टच करते ही ब्लिंकिंग ऑफ आई होगा, जिसको अपन बोलते हैं कॉर्नियल रिफ्लेक्स कहा जाता है। तो ध्यान रखेंगे, नेत्र का सबसे ज्यादा संवेदी भाग कौन है, कॉर्निया। ये जो कॉर्निया है, ये अपन ने कहा कि नॉन केराटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस इपिथेलिया और कोलेजन तंतु के बावजूद ये कैसा बना रहेगा, पारदर्शी होगा। ये कैसा रहेगा बेटा, ट्रांसपेरेंट। स्क्लेरा का कलर व्हाइट था, जबकि कॉर्निया आपका कैसा हो जाता है, पारदर्शी होता है। ये कॉर्निया ए वेस्कुलर, इसके बारे में की बात आती है। ये कॉर्निया कैसा होता है, ए वेस्कुलर, यानी कि इसमें रक्त वाहिकाएं पाई जाएंगी या अनुपस्थित, अनुपस्थित। यहाँ पर रक्त वाहिकाएं नहीं पाई जाती है। अब इसमें जो रक्त वाहिकाएं नहीं है, तो इसकी वजह से ध्यान रखेंगे कि ये सफलतम अंग प्रत्यारोपण होता है। सबसे सफलतम अंग प्रत्यारोपण कौन से अंग का होगा, तो हम कहेंगे कि सबसे सक्सेसफुल ऑर्गन ट्रांसप्लांट किसका होता है, कॉर्निया। अब सफलतम अंग प्रत्यारोपण पर बात सुनिए। देखिए, आंख में हम दो चीजें बदलते हैं। एक तो उम्र बढ़ने पर आंखों में मोतियाबिंद हो जाता है। मोतियाबिंद में क्या होता है कि जो आई का लेंस है, ये लेंस ओपैक हो जाता है। ओपैक का मतलब क्या है, जब ये पारदर्शी नहीं रहता, धुंधला सा हो जाए। तो इसकी वजह से क्या होगा, अब हमें साफ साफ नहीं दिखाई देता है, ये विजन नहीं आए। जब भी ऐसा होता है, तो डॉक्टर के पास गए, ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट के पास, तो आपको लेंस की अलग अलग वेराइटीज बताता है। ये सब 5,000 का है, ये 10 का है, ये 15, 20 जैसे भी। तो सर रेट बताइए, आपने सुन लिया कि बेटी के ये वाला लेंस लगवाना है। आप दोनों आईज के अंदर एक साथ नहीं लगाते, एक एक करके आईज के अंदर क्या किया, लेंस को चेंज कर। तो यहाँ जो हुआ, इसको बोलते हैं इम्प्लांट। ये क्या है, इम्प्लांट। जो लेंस डॉक्टर ने आपको दिखाया, वो लेंस फैक्ट्री में बनाया गया था। उस लेंस को प्रोटीन की सहायता से आपने फैक्ट्री में बनाया, उसको किसी से आपने निकाला नहीं। वो किसी भी जंतु का अंग नहीं था, आपने उसे फैक्ट्री में बनाया है।
तो उसे क्या कहा जाता है? इम्प्लांट। क्या ये करना ऑर्गन ट्रांसप्लांट का एग्जाम्पल है? नहीं, ये एग्जाम्पल किसका है? इम्प्लांट का एग्जाम्पल। वहीं पर हमने आई डोनेशन के बारे में खूब सुना है। कहा जाता है कि नेत्र दान सबसे बड़ा दान। ठीक, तो अब यहाँ पर जो नेत्र दान है उसमें ऐसा नहीं होता कि अगर मान लो कोई मर गया तो उसकी पूरी आंख निकाल के दूसरे के फिट करी, नहीं। जो पार्ट अपने काम आता है वो केवल कॉर्निया है। जो पार्ट अपने काम आता है केवल कौन सा है? कॉर्निया। कॉर्निया में क्या होता है कि कई बार विटामिन ए की बहुत ज्यादा कमी होने की वजह से हीमोथैलेमिया हो जाता है, यानी कि कॉर्निया ड्राई हो जाती है और डेथ हो जाती है, इससे ब्लाइंडनेस कॉज होती है। तो अगर हम ऐसे व्यक्ति की कॉर्निया को बदल दें तो कॉर्निया बदलने से उसका विजन नॉर्मल हो जाएगा। तो ये कहा जाता है अंग प्रत्यारोपण। ये क्या है? अंग प्रत्यारोपण। आपने एक मृत व्यक्ति से कॉर्निया लिया, लेकर के आपने दूसरे व्यक्ति में ट्रांसफर किया, तो ये क्या है? अंग प्रत्यारोपण है। वहीं लेंस को लगाया जाना, ये क्या है? इम्प्लांट है। ये अंग प्रत्यारोपण नहीं है। तो यहाँ पर क्योंकि ये कॉर्निया एवेस्कुलर होता है, संवहनीय नहीं होता, इसलिए कॉर्निया का जो ऑर्गन ट्रांसप्लांट है वो सबसे ज्यादा सक्सेसफुल होता है। इसके रिजेक्ट होने के चांसेस कंपेटिवली काफी कम होते हैं। तो सफलता अंग प्रत्यारोपण है। ये बात समझ में आई? क्यों है? क्योंकि कॉर्निया कैसा है? एवेस्कुलर। अब कॉर्निया के बारे में अगली बात देखिए। अगली बात आती है कि यहाँ पर प्रकाश का अधिकतम रिफ्रैक्शन होता है। लाइट का सबसे ज्यादा जो रिफ्रैक्शन है वो बेटा कहाँ होता है? कॉर्निया पर। तो कॉर्निया पर लाइट का सबसे ज्यादा रिफ्रैक्शन होता है। रिफ्रैक्शन यानी कि अपवर्तन। तो अपवर्तन सबसे ज्यादा कहाँ होता है? कॉर्निया पर। ध्यान दें, कॉर्निया का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमारी आई में सबसे ज्यादा होता हो ऐसा नहीं। कॉर्निया का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज्यादा नहीं होता, पर आपको पता है कि रिफ्रैक्शन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से कहीं ज्यादा इस बात पर निर्भर करता है कि जिन दो माध्यमों में प्रकाश प्रवेश कर रहा है उन दोनों माध्यमों की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का अंतर कितना है, इसी पे डिपेंड करता है ना। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पर नहीं, डिपेंड किस पर करता है? दोनों माध्यम की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में अंतर कितना है। वो अंतर सबसे ज्यादा आता है जब लाइट एयर से एंटर करती है कॉर्निया में। तो अगर कभी कहा जाए कि भाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज्यादा किसका होता है, तो वो लेंस का है, लगभग 1.5 के आसपास होता है। वहीं कॉर्निया का लगभग 1.3 के आसपास होता है। पर अंतर जो सबसे ज्यादा आता है वो आता है जब लाइट एंटर करती है एयर से कॉर्निया में, तो हम कहेंगे कि सबसे ज्यादा जो अपवर्तन होता है वो कहां पर होता है? कॉर्निया में। अपवर्तन के बाद फिर आप देखिए कॉर्निया के बारे में अगली बात आती है। ये कॉर्निया अपन ने कहा कि पारदर्शी है। अब जरा देखिए, यहाँ कॉर्निया पर अगली बात आती है कि कॉर्निया और स्क्लेरा का जो जंक्शन है, यानी कि ये वाला पॉइंट, यहाँ कॉर्निया और स्क्लेरा आपस में मिले, जहां कॉर्निया और स्क्लेरा आपस में मिलते हैं इसको बेटा बोलते हैं कॉर्नियो स्क्लेरल जंक्शन कहा जाता है, या स्क्लेरोकॉर्नियल जंक्शन बोल देते हैं। ठीक, यानी कि कॉर्निया और स्क्लेरा दोनों का जो संधि स्थल है वो ये है। कॉर्नियो स्क्लेरल जंक्शन को क्या कहा जाता है? लिम्बस। इसी का नाम क्या होता है बेटा? लिम्बस नाम होता है। तो इसी को अपन क्या बोलते हैं? लिम्बस कहते हैं। अब जरा अपनी पड़ोसी की आंख से देखो। ठीक, आप बताओ, ये जो लिम्बस है, ध्यान दो, सामने की तरफ से जब आप देख रहे हैं तो लिम्बस बताओ कैसा है? गोल है ना? गोल है, क्योंकि कॉर्निया बीच में गोल पारदर्शी भाग, स्क्लेरा उसके चारों तरफ का सफेद वाला भाग बहुत देखती है। ठीक, हाँ। तो अपन ने कहा कि यहाँ पे कॉर्निया बीच का पारदर्शी भाग, इधर उधर का सफेद भाग कौन सा हो गया? स्क्लेरा। तो स्क्लेरा और कॉर्निया के बीच में गोल सा जंक्शन पॉइंट आया। उस गोल वाले जंक्शन पॉइंट को तुमने क्या कहा? लिम्बस। यहाँ लिम्बस पर पाई जाती है कैनाल। लिम्बस पे क्या होती है? कैनाल पाई जाती है। और लिम्बस पर ये जो कैनाल पाई जा रही है, अब आप अगर नेत्र की काटेंगी काट, तो ये जो कैनाल है इसके दो सिरे दिखेंगे कि नहीं?
समझना, आपका लिम्बस कैसे था, ऐसे करके सामने से, तो कैनाल ऑफ फ्लेम भी कैसे होगी, ऐसे करके। तुमने बीच में से काटा, तो काट के कितने सिरे दिखेंगे इसके, दो। तो अपने को यहां पर ये दिखाई दिया कैनाल ऑफ स्लेम। इसको अपन नाम क्या देते हैं, कैनाल ऑफ स्लेम कहा जाता है। तो ये जो बेटा कैनाल ऑफ स्लेम है, ये कहाँ पाई जाती है, तो हम कहेंगे कि स्क्लेरा और कॉर्निया के जंक्शन पर मौजूद होती है कैनाल ऑफ स्लेम। तो अगली बात देखिए, आगे हमने कहा कि स्क्लेरा व कॉर्निया के संधि स्थल पर क्या मौजूद है, कैनाल ऑफ स्लेम। तो यहाँ पाई जाती है कैनाल ऑफ स्लेम। बात आती है कि कैनाल ऑफ स्लेम आखिर करती क्या है, इसका काम क्या है। तो देखिए, यहाँ पे आपको पता है बेटा, अभी हम लेंस बनाने वाले हैं, है ना। लेंस के आगे की तरफ वाले चैम्बर को एक्वस चैम्बर कहते हैं, पीछे वाला क्या कहता है, काचाप द्रव कहा जाता है, ठीक। तो हमने कहा कि यहाँ पर जो एक्वस ह्यूमर है, ये लगातार बनता रहता है हमारे अंदर। एक्वस ह्यूमर अगर लगातार बन रहा है, तो इसे ले जाकर के ब्लड में ड्रेन भी करना पड़ेगा। एक्वस ह्यूमर को ब्लड में ड्रेन करना काम होता है किसका, कैनाल ऑफ स्लेम का। तो कैनाल ऑफ स्लेम क्या करती है, या आपने कहा कि इसका काम है कि ये एक्वस ह्यूमर को, एक्वस ह्यूमर मतलब कौन सा हुआ, जलाब द्रव ना। तो इस एक्वस ह्यूमर को ब्लड में पहुंचाना। तो एक्वस ह्यूमर को ब्लड में पहुंचाने के लिए जिम्मेदार कौन, तो आपने कहा कैनाल ऑफ स्लेम है। अब बात आती है, अगर ये कैनाल ऑफ स्लेम हो जाए ब्लॉक, क्या हो गया, कैनाल ऑफ स्लेम ब्लॉक। अगर ये कैनाल ऑफ स्लेम ब्लॉक होती है, तो इसके ब्लॉक होने पर डिजीज होती है जिसको हम बोलते हैं काला मोतियाबिंद। डिजीज को क्या कहते हैं, काला मोतियाबिंद कहा जाता है, या हम इसी डिजीज को इंग्लिश में नाम देते हैं ग्लोकोमा। क्या कहा जाता है, ग्लोकोमा। और ये जो ग्लोकोमा है, इसके अंदर आता है अंधापन, यानी कि परमानेंट ब्लाइंडनेस आ जाती है इसके अंदर। क्या जाता है, अंधापन या परमानेंट ब्लाइंडनेस आती है। समझना क्यों आ रही है, इस बात को समझेंगे। देखिए, आपने कहा कि जो जलाब द्रव है वो जाकर के ब्लड में खाली नहीं हुआ, तो जलाब द्रव यहाँ भरा ना, दबाव बढ़ा। जो दबाव बढ़ेगा, तो वो दबाव कॉर्निया पे भी लगा और अंदर लेंस पे भी लगेगा। कॉर्निया में कौन से तत्व है, कोलेजन। क्या दबाव से इसका कुछ बिगड़ेगा, नहीं। पीछे की तरफ धक्का किसको लगेगा, लेंस को। लेंस जुड़ा है कोरॉइड से, कोरॉइड के अंदर की तरफ है रेटिना। अब धक्का किस पे लगा, रेटिना पर। रेटिना अगर अपनी जगह से डिटैच हुई, तो इसके डिटैच होते ही क्या हो जाएगा, परमानेंट ब्लाइंडनेस हो जाती है। जब भी आप अपनी आंखें चेक कराने जाते हैं डॉक्टर के पास, तो एक मशीन पे अपनी आंखें लगा के बैठते हैं, उसके अंदर एक पैराशूट दिखाई देता है, ठीक। उसी में क्या होता है कि आंखें चेक कराने के दौरान एक बार हवा अचानक से आपकी आंखों पे आके टकराती है, हुआ कि नहीं। वो जो हवा आकर के टकराती है, वो काम किया जाता है आपकी आंखों का दबाव चेक करने के लिए, यानी कि यही देखने के लिए कि आपकी आईज के अंदर जो इंट्रा ऑक्यूलर प्रेशर है वो कितना है, आंखों के अंदर दबाव कितना है। तो हमने कहा कि अगर यहाँ एक्वस ट्यूमर भरा, तो इसकी वजह से रेटिना अपनी जगह से डिटैच, और रेटिना के डिटैच होते ही क्या हो जाएगा, परमानेंट ब्लाइंडनेस कॉज हो जाती है। तो बोलो, इतनी बात समझ में आई। देखिए, अब हमने कहा कि अपने को जब अगर इतनी बात समझ में आई, तो अब यहाँ आगे एक बात और पढ़ाते हैं, तो ध्यान देंगे। देखो, अब इधर क्या होगा, हम मान लेते हैं कि हमारी ऊपर वाली आईलिड यहाँ है और नीचे वाली आईलिड यहाँ, ठीक। तो आईलिड के बीच का जो स्थान है, ये बीच के स्थान पर, स्क्लेरा पर और कॉर्निया के किनारों पर, ध्यान दीजिए, स्क्लेरा पर और कॉर्निया के किनारों पर, यहाँ पर एक त्वचा की परत पाई जाती है, जिसको अपन नाम देते हैं कंजक्टिवा। क्या कहा जाता है, कंजक्टिवा कहते हैं। तो इसको अपन ने नाम क्या दिया, कंजक्टिवा। तो यहाँ कंजक्टिवा के बारे में मैंने क्या कहा, तो मैंने कहा कि नेत्र की पलकों के बीच, कहा है,
पलकों के बीच यानी कि आईलिड्स के बीच स्क्लेरा पर तथा कॉर्निया के किनारों पर, स्क्लेरा पर और कहा कॉर्निया के किनारों पर, यहां पर पाई जाती है कंजक्टिवा। तो ध्यान दें, क्या कंजक्टिवा कॉर्निया के केंद्र में पाई गई थी? नहीं, पर कंजक्टिवा पाई जाती है। तो कंजक्टिवा कहां पाई गई? तो अपन ने कहा कि स्क्लेरा पर और कॉर्निया के किनारों पर क्या मौजूद होता है बेटा? कंजक्टिवा प्रेजेंट होती है। अब ये जो कंजक्टिवा यहाँ पर पाई जा रही है, इसके बारे में ध्यान रखेंगे। ये सबसे पतली इपिथीलिया होती है। सबसे पतली उपकला हमारी बॉडी में कौन सी होती है? कंजक्टिवा। यही कंजक्टिवा के अंदर अगर हो जाए शोथ, हो जाए इन्फ्लामेशन, तो इन्फ्लामेशन में कंजक्टिवा प्लस आइटिस मिला करके टर्म क्या बनी? कंजक्टिवाइटिस। टर्म क्या बनी? कंजक्टिवाइटिस। तो कंजक्टिवाइटिस का मतलब क्या हुआ? कंजक्टिवा का शोथ। और कंजक्टिवा का शोथ होने पर क्या होता है? रेड आईज हो जाती है। आंखें कैसी हो जाती हैं? लाल, जिसको अपन कॉमन भाषा में कहते हैं आंखें आ जाना। तो आंखें आ जाने की कंडीशन में क्या हुआ? इसके अंदर जब अगर इन्फेक्शन हुआ तो इन्फेक्शन की वजह से क्या हुआ? कंजक्टिवाइटिस। और इसमें क्या हो जाएगा? रेड आईज हो जाती है। तो ये किसमें हुआ? कंजक्टिवाइटिस के अंदर। तो अपने को कंजक्टिवा समझ में आई कहाँ है? अपन ने समझा कॉर्निया कहाँ है? आगे। किससे बनी है? नॉन केराटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलिया, कोलेजन तंतु। हमने कहा नेत्र का सबसे अधिक संवेदी भाग, नेत्र का सबसे संवेदी भाग, या लगा देना सबसे, इससे ज्यादा संवेदी कोई नहीं होता। तो नेत्र का सबसे संवेदी भाग, क्योंकि यहाँ क्या होता है? कॉर्नियल रिफ्लेक्स। फिर आपने कहा एवेस्कुलर है, क्योंकि सफलतामंद प्रत्यारोपण होता है। फिर हमने कहा प्रकाश का सबसे ज्यादा रिफ्लेक्शन या अपवर्तन यही होता है। फिर हमने कहा स्क्लेरा कॉर्निया का जंक्शन कैनाल ऑफ फ्लेम, कैनाल ऑफ फ्लेम एक्वस ह्यूमर को ब्लड में पहुंचाती है। अगर ये ब्लॉक हो जाए तो डिजीज कौन सी हुई? ग्लोकोमा या अंधापन आ जाएगा। हमने कहा कि यहाँ जो नेत्र की पलकें हैं उनके बीच में स्क्लेरा जितना है उस पर और कॉर्निया के किनारों पर क्या मौजूद होता है? कंजक्टिवा। बोलो इतनी बात समझ में आई कि नहीं? फटाफट इसको लिखेंगे और फिर अपन करते हैं आगे। नहीं, तो कहने को तो मैं तुमसे ये भी कहता हूँ, तुम मंगल ग्रह से गाय थोड़ी हो। ग्लोकोमा, CLAGCOMA। नॉन केराटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलिया, यानी कि केराटिन विहीन विस्तरित सल्फी उपकला। तो एमबीबीएस में पहुंच के सबसे ज्यादा याद नहीं आऊंगा, इसका और कोई नहीं याद आएगा। वाह, अभी तक इतना ही एक्टिव रहता है उससे बात कर। वही तो भाई, वही तो क्यों बना लो, कुछ जैसे हो वैसे रहो, अपने आप को खुश नहीं।
बनाएंगे ना, इसको अभी लिखा कि नहीं, इसको लिख के कंप्लीट करो फिर आगे बढ़ते हैं। देख कभी कभी क्या होता है कि अपनी आंखों में जैसे जब धूल मिट्टी वगैरह चली जाए तो आंखें एकदम लाल हो जाती है। तो ध्यान रखना, स्क्लेरा और कॉर्निया दोनों तो कैसे थे, एवेस्कुलर, इनके पास तो ब्लड है नहीं, तो फिर वो रेडनेस कहाँ से आई? तो वो रेडनेस एक्चुअली किसके अंदर आती है, कंजक्टिवा। तो ये कंजक्टिवा क्या करता है कि आपका जितना स्क्लेरा वाला पार्ट, आंख का सफेद वाला भाग, और कॉर्निया का परिधीय भाग, जिसको ढकती है कौन, कंजक्टिवा, कॉर्निया के बीच में नहीं होती है, क्योंकि लाइट बीच में से ही एंटर करेगी। तो वहां अगर कंजक्टिवा होगी तो वो लाइट के एंटर करने को ऑब्स्ट्रक्ट करेगी, तो इसीलिए कंजक्टिवा बीच में नहीं पाई जाती। देखा इतना, आगे बढ़े। तो आप वयस के बारे में बात की ना, आपको आइस के डेवलपमेंट नहीं बताया, डेवलपमेंट कैसे होता है। हाँ, कई सारे होते हैं। आगे बढ़े। अब ध्यान देखिए, देखिए इधर आपने अभी तक जिस लेयर के बारे में बात की उसको अपन ने क्या कहा था, फाइब्रस ट्यूनिक कहा, यानी कि ये क्या हुआ, रेशा में स्तर, क्योंकि WFTT था, कोलेजन तंतु पाए जा रहे थे, तो आपने रेशा में स्तर कह दिया। अब इसके अंदर की तरफ अगला स्तर आता है जिसको बोलते हैं वेस्कुलर ट्यूनिक। क्या कहा जाता है, वेस्कुलर ट्यूनिक कहते हैं, या पिगमेंटेड ट्यूनिक कहा जाता है। तो वेस्कुलर या पिगमेंटेड ट्यूनिक में देखो, इसका पीछे का भाग अपेक्षाकृत पतला होता है, और पीछे की तरफ ये अपेक्षाकृत पतला जो भाग है, इस भाग को नाम दिया जाता है कुरोइड। तो ये पीछे की तरफ अपेक्षाकृत पतले भाग का नाम कुरोइड होता है। यही कुरोइड आगे की तरफ चल करके ये फूल जाता है, या आगे की तरफ मोटा होता है। तो ये आगे की तरफ जाकर के बेटा क्या हुआ, मोटा हो गया। जब ये मोटा हुआ तो देखो, एक तो इसमें ऐसी ये आपको कंघानुमा संरचना दिखी, देखो दिखा कंघानुमा संरचना, ये कंघानुमा संरचना कही जाती है। इसको अपन बोलते हैं सिलियरी प्रोसेस। क्या कहते हैं, सिलियरी प्रोसेस कहा जाता है। यहाँ इसके अंदर की तरफ आपको कई सारी यहाँ पर पेशियां दिखाई देंगी, और यहाँ की जो पेशियां हैं इन्हें कहा जाता है सिलियरी मसल। तो ये यहाँ पर क्या है, सिलियरी मसल है। अब यहीं पर मौजूद होगा आपका लेंस। तो लेंस कहाँ होगा, यहाँ पर। तो ये जो लेंस है इसके बारे में आप देखो, तो ये जो लेंस है इसको अगर हम देखें तो लेंस यहाँ पर बेटा बीच में पाया जाएगा। तो ये आपका क्या हो गया, आई का लेंस। देखो बाई कॉन्वेक्स है, लेंस कैसा होता है, बाई कॉन्वेक्स होता है। अब ये लेंस और सिलियरी बॉडी, इनके बीच में यहाँ पर पाए जाते हैं सस्पेंसरी लिगामेंट, यानी कि निलंबक स्नायु पाए जाते हैं। क्या मौजूद होते हैं, सस्पेंसरी लिगामेंट। और देखिए ये जो सिलियरी बॉडी है, इसी सिलियरी बॉडी से आगे की ओर एक संरचना निकलती है, और ये जो संरचना यहाँ आगे की ओर निकल रही है, इस संरचना को क्या कहा जाता है, आइरिस। आइरिस के सेंटर पे एक ओपनिंग होती है जिसका नाम क्या रहेगा, प्यूपिल। तो आइरिस के सेंटर में ओपनिंग का नाम प्यूपिल। अब जरा हम एक बार इन सारी संरचनाओं को नाम देते हैं। जब नाम देंगे तो देखिए यहाँ पर ये वाले तो भाग है, इसको आपने क्या कहा बेटा, कुरोइड। तो सारे लोग देखो जरा, कुरोइड की पोजीशन समझ में आई, आगे है कि पीछे, पतला है कि मोटा, यही आगे की तरफ आकर के मोटा होकर के क्या बनाता है, सिलियरी बॉडी। तो देखिए सिलियरी बॉडी में आपने कहा कि ये
पक्षमाप प्रवर्ब है क्या, सिलेरी प्रोसेस। तो अभी अपन इंग्लिश में लिख लेते हैं, फिर बाद में लिखेंगे हिंदी। ठीक, तो देखिए मैंने कहा कि ये है आपका सिलेरी प्रोसेस। तो ये क्या हुआ, सिलेरी प्रोसेस। सिलेरी प्रोसेस के बाद हमने कहा कि ये अंदर की तरफ क्या गया, सिलेरी मसल। तो ये अंदर की तरफ क्या हो गई, सिलेरी मसल्स हो गए। सिलेरी प्रोसेस और सिलेरी मसल्स को मिला करके आपने नाम दे दिया सिलेरी बॉडी। क्या नाम दिया, सिलेरी बॉडी। आपने कह दिया कि ये संरचना सिलेरी बॉडी है। सिलेरी बॉडी से आगे की ओर निकलते हुए आपको यहां पर दिखाई दे रहा होगा ये आइरिस। तो देखो आइरिस दिखा, आइरिस के केंद्र में एक ओपनिंग है, केंद्र की ओपनिंग का नाम प्यूपिल। फिर आपको दिखाई देता है कि यहां पर लेंस है। तो लेंस देखो आपको यहां दिख रहा है, ये हो गया लेंस। और लेंस के बाद आपको यहाँ एक और संरचना जो दिख रही थी, ये इसका नाम क्या था, सस्पेंसरी लिगामेंट। तो ये सस्पेंसरी लिगामेंट हो गई। अब एक बात देखिए, पहले हमें ये सारी संरचनाएं कहाँ कहाँ पर है वो अपने को दिख गया ना, कि यहाँ कोरॉइड कहाँ पाया जाएगा, सिलेरी बॉडी कहाँ है, सस्पेंसरी लिगामेंट कहाँ है, आइरिस किसे कहते हैं और प्यूपिल क्या होता है। अब यहाँ पर हम बात करते हैं आगे। देखिए दूसरी जो लेयर आती है इसको बेटा अपन बोलते हैं वेस्कुलर ट्यूनिक। इसको क्या कहा जाता है, वेस्कुलर ट्यूनिक। तो दूसरी लेयर का नाम क्या है, वेस्कुलर ट्यूनिक। ट्यूनिक शब्द का मतलब होता है आवरण। ट्यूनिक मतलब आवरण। यह आवरण कैसा है, कर है। वेस्कुलर का मतलब है संवहनीय है कि नहीं, यस। तो हमने कहा कि ये संवहनीय होता है और इस संवहनीय आवरण को आप क्या बोलते हैं, वेस्कुलर ट्यूनिक, या इसी को क्या कहा जाता है, पिगमेंटेड ट्यूनिक। इसी को क्या नाम देते हैं, पिगमेंटेड ट्यून दिया जाता है। तो इसी को अपन ने नाम दिया बेटा पिगमेंटेड ट्यूनिक। तो वेस्कुलर या पिगमेंटेड ट्यूनिक के बारे में देखो। ये वेस्कुलर या पिगमेंटेड ट्यूनिक जो है, इसमें आपको सबसे पहला भाग क्या कौन दिखा था आपको, कोरॉइड। कोरॉइड दिखा था ना, आगे की ओर था कि पीछे, पतला था कि मोटा। तो अपन ने कहा कि पीछे की ओर का पतला भाग। तो पीछे की ओर का जो पतला भाग है, इस वाले भाग को आपने नाम क्या दिया है, कोरॉइड कहा। अब आप देखिए वेस्कुलर कह रहे हैं ना, तो इसका मतलब हुआ संवहनीय होना चाहिए कि नहीं, होना चाहिए। तो हमने कहा कि यह अत्यधिक संवहनीय होता है, हाईली वेस्कुलर। तो इस हाईली वेस्कुलर पार्ट को आपने क्या कह दिया है, कोरॉइड कहा। पिगमेंटेड कहा है ना, इसके अंदर पिगमेंटेड इसलिए कहा क्योंकि इसमें पाया जाता है मिलेनिन वर्णक। क्या पाए जाते हैं, मिलेनिन वर्णक यहाँ पर उपस्थित होते हैं। तो मिलेनिन वर्णक के पाए जाने के कारण आपने क्या कहा कि ये कैसा होता है, पिगमेंटेड है। तो पिगमेंटेड क्यों कहा, क्योंकि मिलेनिन वर्णक है। अब जरा देखो डायग्राम में, मैंने इसका रंग कैसा लिया है, नीला। तो ये कैसा होता है, नीले रंग का। तो अपन ने कहा कि जो क्लोराइड है इसका रंग होता है बेटा नीले रंग का। तो कलर कैसा रहेगा, नीले रंग। काम क्या होता है, तो ये क्लोराइड क्या करता है कि प्रकाश के आंतरिक परावर्तन को रोकता है। इसका काम क्या है, प्रकाश के आंतरिक परावर्तन को रोकता है। तो प्रकाश के आंतरिक परावर्तन को रोकना काम किसका होता है, कोरॉइड का। तो कोरॉइड ने क्या किया बेटा, लाइट के इंटरनल रिफ्लेक्शन को रोका, यानी कि प्रकाश के आंतरिक परावर्तन को रोका। इसको रोकने की वजह से जो रिजोल्यूशन है इमेज का, यानी कि इमेज कितनी क्लियर बनेगी, तो ये रिजोल्यूशन क्या होगा, बढ़ जाता है। अब इस बात को जरा समझते हैं, कोरॉइड के बारे में जितनी बातें की उन सबको। सबसे पहला कितने लोगों ने जो रील वाला कैमरा आता था, रील वाले कैमरे को खोल के देखा है, जिस पार्ट में रील लगाई जाती थी उसे खोल के देखा नहीं।
खोल के देखा होगा ज्यादातर लोगों ने। उस भाग का कलर कैसा होता है, सफेद की काला? सबके कैमरे में काला था ना। काले कलर भी दो तरीके के होते हैं, एक शाइनी ब्लैक और एक मैट ब्लैक होता है। कैसा था? मैट ब्लैक। तो उसका जो कलर होता है मैट ब्लैक रखा जाता है। मैट ब्लैक का मतलब है कि ब्लैक पर वो चमकीला नहीं होता। तो मैट ब्लैक कलर क्यों रखते हैं, कारण समझिएगा। देखिए, ये फिल्म है, जिस फिल्म पे फोटो खींचा जाना है। इधर आगे शटर, पीछे की तरफ वाला इसका भाग है। अगर मान लो ये भाग सफेद रंग से पुता होता, ठीक, तो क्या होता है, जैसे ही आपने बटन दबाया, शटर खुला, बाहर से लाइट अंदर आई, इस पे पड़ी फिल्म पे। उस लाइट इसे पार करके पीछे भी जाएगी। पीछे वाली लाइट वहां से रिफ्लेक्ट हुई, क्योंकि तो सफेद रंग का है, रिफ्लेक्ट होके कहां पर आई? फिल्म पे। जब अगर ऐसा ही काम बार बार होगा, तो अब ये जो फिल्म है, ये इस पे बनने वाला जो फोटो है वो और ज्यादा स्पष्ट बनेगा कि धुंधला हो जाएगा? धुंधला होगा ना, क्योंकि लाइट कुछ इधर भी गई होगी वो रिफ्लेक्ट होगी, यहाँ से भी जाएगी, इधर गई होगी वो यहाँ भी आएगी। या नहीं? कोई हमें क्या करना है, आंतरिक परावर्तन को रोकना है। समझिए, लाइट आई आपकी आई के अंदर, मान लेते हैं लाइट, यहाँ भी हम रेटिना बनाएंगे ना, मान लेते हैं लाइट ने यहाँ पर आकर के रेटिना पर इमेज फॉर्मेशन किया। इसके बाद अगर आंतरिक परावर्तन हो, तो यहाँ से लाइट रिफ्लेक्ट होकर के कहाँ पहुंचेगी? यहाँ। यहाँ भी इमेज बनेगी। यहाँ से लाइट रिफ्लेक्ट होकर यहाँ गई, इमेज यहाँ भी बन गई। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अब रेटिना पे तीन जगह से इंफॉर्मेशन गई। क्या होगा कि पिक्चर कैसी हो जाएगी? ब्लर हो जाएगी, या साफ साफ नहीं बनेगी। पर ध्यान रखें, ये तो उन जंतुओं के केस में होता है जो कि अधिक प्रकाश की अवस्था में सक्रिय होते हैं, यानी कि हमारे जैसे एनिमल जो कैसे होते हैं, डायर्नल होते हैं या दिन के समय सक्रिय होते हैं। यहीं पर अगर आप देखेंगे मांसाहारी जंतुओं में, तो जितने भी मांसाहारी जंतु होते हैं, ये मांसाहारी जंतु सामान्यतः रात्रिचर होते हैं ना। तो ये जो रात्रिचर जंतु होते हैं, इन रात्रिचर जंतुओं में जो कोरॉइड है, ये कोरॉइड होता है रिफ्लेक्टिव। इनके अंदर कोरॉइड कैसा रहेगा बेटा? रिफ्लेक्टिव होता है। और इस रिफ्लेक्टिव कोरॉइड को नाम देते हैं टैपिटम। क्या कहा जाता है? टैपिटम कहा जाता है। तो इसको अपन नाम देते हैं टैपिटम। आपने देखा होगा कि रात में जैसे ही थोड़ी सी लाइट पड़ती है, तो कुत्ता, बिल्ली, शेर, इन सबकी आंखें चमकती हैं। वो चमक किसकी वजह से रही थी? टैपिटम की वजह से। जबकि हमारे केस में ऐसा नहीं होता, क्योंकि प्रकाश का आंतरिक परावर्तन नहीं होता है, या लाइट एब्जॉर्ब हो जाती है। तो कोरॉइड के बारे में पहले इतनी बात समझ में आ गई। अब जरा कोरॉइड के बारे में हम और समझेंगे। जो हमने कहा कि मिलेनिन वर्णक पाया जा रहा है नीले रंग का, अत्यधिक संवहनीय। तो अब देखो, आपने कभी ना कभी अपने फोन के कैमरे से अपने किसी मित्र का पोर्ट्रेट फोटो खींचा होगा, फ्लैश ऑन करके। जब भी खींचते हैं तो आंखों में जो प्यूपिल वाली जगह है, वहां रेड कलर आता है, रेड आई इफेक्ट कहते हैं। कैमरे के फोन के कैमरे के ऐप में रेड आई रिमूवल टूल वगैरह कई सारी चीजें होती है। तो वो लाल रंग कहाँ से आता है? तुम्हारा दोस्त भूत बन गया था क्या? तो लाल रंग ही क्यों आया, हरा क्यों नहीं आ गया? बताओ, लाल रंग क्यों आया, हरा क्यों नहीं आया? ध्यान देंगे, ध्यान दो। डस्टर का रंग पीला है, सबको पीला ही दिख रहा है ना। नहीं, कलर ब्लाइंड लोग भी हमारे बीच में ही होते हैं। हाँ, तो सब लोगों को पीला दिख रहा है ना। हाँ, चलिए, ध्यान दो। तुम्हें कैसे पता? चलो ध्यान दो। मैंने कहा कि डस्टर हमें पीला क्यों दिख रहा है। वो क्या रहा है, जितना भी विजिबल स्पेक्ट्रम आ रहा है, पूरा विजिबल स्पेक्ट्रम इसका है। इस डस्टर पे जो पेंट किया गया है, वो पेंट क्या करता है, केवल येलो कलर वाली जो वेवलेंथ है उसको रिफ्लेक्ट करता है, बाकी सारी वेवलेंथ को अब्सॉर्ब कर लेता है। क्या सारे लोग इस बात से सहमत हैं? क्योंकि आपकी आईज पे केवल येलो कलर वाली वेवलेंथ गई, तो इसलिए आपने इसका कलर कैसा एनालाइज किया? येलो। अब यही मान लो ये कोरॉइड, इसमें क्या भरा है? ब्लड, हाईली वेस्कुलर है, तो कलर कैसा है? लाल। मतलब कि लाल वाली वेवलेंथ को छोड़ करके इसको
रिफ्लेक्ट किया, बाकी सारी वेवलेंथ को इसने क्या कर लिया, एब्सॉर्ब। तो अब हुआ क्या, आपने जब फ्लैश चालू करके फोटो खींचा तो लाइट की जाने की स्पीड तो बहुत तेज होती है, सबसे तेज चलती है लाइट। अब क्या हुआ कि लाइट गई जाकर के कोरोइड पे टकराई, टकरा के लाइट वापस आई। जब ये लाइट वापस आई तो कौन से कलर की वेवलेंथ वापस आ रही होगी, लाल कलर वाली वेवलेंथ। वो कहाँ दिखेगी, प्यूपिल पर। तो जो रेड आई इफेक्ट होता है वो आपको क्यों दिखता है, क्योंकि नेत्र में जो कोरॉइड है उसका रंग, उसमें क्या मौजूद है, ब्लड। तो ब्लड प्रेजेंट होने की वजह से ही आपको रेड आई इफेक्ट दिखाई देता है। क्या दूसरी बात हमें समझ में आ गई। तीसरी बात सुनो, जब आप काफी छोटे थे तो जब भी आप बीमार पड़े तो आप डॉक्टर के पास गए। डॉक्टर के पास एक पेंसिल टॉर्च होती थी, ठीक। उस पेंसिल टॉर्च का जो सेल था बहुत कमजोर से, एकदम वीक से सेल होते थे, बहुत धीमी धीमी सी चलती थी। और डॉक्टर उसी टॉर्च से, एक तो डॉक्टर ने आपकी जो आंखें चेक करी, उसके बाद कई बार हुआ कि मुंह खोलो आ, फिर उसके बाद आपका मुंह भी चेक किया। तो देखो, आंखें जब डॉक्टर चेक कर रहा था तो डॉक्टर क्या देख रहा था, सब कुछ। कोरॉइड आपकी बॉडी में एक अकेली ऐसी जगह है, नींद आ रही है, हाँ, तो इधर ध्यान देना। कोरॉइड आपकी बॉडी में एक मात्र ऐसी जगह है जहां पे आपको काटे बिना आपका ब्लड देखा जा सकता है। तो डॉक्टर ने वो कम लाइट वाली टॉर्च इसलिए रखी थी कि अगर लाइट ब्राइट होती तो उस केस में जैसे ही लाइट ऑन होती आपकी आंखें अपने आप बंद हो जाती, आपकी आंखें खुलती है। लो लाइट थी तो इस वजह से आप आंखें खोल के रख पाए। अब उसमें एक एक्सपर्ट डॉक्टर देख करके आपके कोरॉइड में आपके ब्लड को, डॉक्टर लगभग आपके अंदर हीमोग्लोबिन का अंदाजा लगा सकता है कि हीमोग्लोबिन कितना है, और साथ में वो डॉक्टर आपके अंदर बता सकता है कि तुमको पीलिया है कि नहीं। क्योंकि पीलिया होगा तो ब्लड का कलर भी क्या होगा, बिलीरुबिन बढ़ेगा, तो ब्लड का कलर भी हल्का येलोइश होने लगेगा। हालांकि ये बात एक्सपर्ट और अनुभवी डॉक्टरों की है। आजकल के जो डॉक्टर हैं वो तो जरा भी कुछ हुआ, इतना केस हुआ तुरंत जाते ही बोलेंगे जाओ पैथोलॉजी। एक पैथोलॉजी में एक बिलीरुबिन टेस्ट लिख देंगे और लिख देंगे पूरा जो सीबीसी करा के आओ। तो अब क्या हुआ, ये जो बिलीरुबिन टेस्ट लिखा 250-300 रुपए उसके होंगे, सीबीसी कराओगे 200 रुपए उसके होंगे, बिल कितना बना, 550। उसमें से आधे जाएंगे डॉक्टर की जेब, ठीक। बाकी आधे में लैब वैब सारा कुछ उसी में सेटल होता है, ठीक। आधे तो सीधे सीधे डॉक्टर की जेब। तो तुम सोचो, केवल तनख्वाही तुम्हारी कमाई नहीं, भविष्य में कितने सारे अलग अलग सोर्स होंगे तुम्हारे पास कमाने। पर ध्यान दो, पर ध्यान दें, ये काम इतना आसान भी नहीं है। वहां तक पहुंचने के लिए आपकी कलम में वो दम लाने के लिए कि तुम लोगों से कह दो कि ये टेस्ट करा के आओ, लोग करा के आ जाए, उसके लिए तुम्हें खुद को चलाना भी पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं कि आप सूरज की तरह चलते तो सूरज की तरह चलना भी सीखना पड़ेगा, है ना। चलो अब फिर आ जाओ वापस, ध्यान दो। अपन ने कहा कि डॉक्टर देख करके आपके अंदर हीमोग्लोबिन का अंदाजा लगा सकता है और आपके अंदर जॉन्डिस बता सकता है। सारा कुछ किसकी वजह से, कोरोइड की वजह से। कोरोइड के बारे में समझ आया। कोरोइड के बाद अब बात करते हैं आगे। अगला पार्ट आप देखें तो आ गया था आपका सिलियरी बॉडी, यानी कि पक्षमाभ काय। तो अगला पार्ट आपके पास क्या हो गया बेटा, पक्षमाभ काय। तो आपने कहा कि अगला पार्ट आता है पक्षमाभ काय, यानी कि सिलियरी बॉडी। पक्षमाभ काय के बारे में जब हमने पढ़ा तो हमने इसमें पढ़ा कि दो चीजें पाई जाती हैं। एक तो यहाँ पर पक्षमाभ प्रवर्त थे, यानी कि सिलियरी प्रोसेस थी ना। तो पहले क्या पाए जा रहे थे, पक्षमाभ प्रवर्त पाए जा रहे थे। तो पहली संरचना जो थी जिसका नाम था पक्षमाभ प्रवर्त, ये जो पक्षमाभ प्रवर्त यहाँ पर पाए जा रहे थे, इनका काम होता है कि ये काचाभ द्रव व जलाभ द्रव, एक्वस ह्यूमर और विट्रियस ह्यूमर होते हैं। काचाभ द्रव का मतलब विट्रियस ह्यूमर और जलाभ द्रव का मतलब एक्वस ह्यूमर। इन दोनों का निर्माण करना, ये काम किसका होता है, सिलियरी प्रोसेस का। तो इन दोनों का निर्माण करना, ये काम कौन करता है, सिलियरी प्रोसेस। यानी देखिए, ये जो सिलियरी प्रोसेस है, यहाँ पर भरा होगा ये विट्रियस चैम्बर है ना,
विट्रियस चैम्बर के अंदर क्या भरा होगा, विट्रियस ट्यूमर, इसका निर्माण करता है। और यहाँ पर इससे आगे की तरफ एक्वस चैम्बर है, यहाँ पर भरे हुए एक्वस ट्यूमर का भी निर्माण करता है। तो इन दोनों चीजों का निर्माण करना काम किसका है, सिलियरी प्रोसेस का काम होता है। सिलियरी प्रोसेस के बाद अब अगली चीज क्या आती है आपके पास, सिलियरी मसल्स आ जाती है। कब आ जाते हैं सिलियरी मसल्स पर, तो दूसरा आपके पास पाई जा रही थी बेटा पक्षमाप पेशियां। तो क्या मौजूद था, पक्षमाप पेशियां यहाँ पर पाई जा रही थी। ये जो पक्षमाप पेशी है जिसके बारे में आप ध्यान देंगे, ये दूर की दृष्टि और निकट की दृष्टि, यानी कि जब आप नियर और फार विजन के बारे में बात करते हैं ना, तो नियर और फार विजन के बीच में एडजस्ट करना, ये काम किसका होता है, तो पक्षमाप पेशी का काम। तो पक्षमाप पेशी ने क्या किया, दूर का विजन और पास का विजन, यहाँ जो कुछ हो रहा है इसे कहा जाता है एकोमोडेशन। क्या बोलते हैं इसको, एकोमोडेशन कहा जाता है। तो इसको अपन नाम देते हैं एकोमोडेशन। तो ये एकोमोडेशन कौन कराता है, पक्षमाप पेशी का काम होता है। आपको यहाँ पर ध्यान देना है कि जो पक्षमाप पेशी है वो लेंस से किसके द्वारा जुड़ी है, निलंबक स्नायु। पक्षमाप पेशी लेंस से किससे जुड़ी हुई है, निलंबक स्नायु से जुड़ी है। अब निलंबक स्नायु से जुड़ी है तो जरा इस बात को समझेंगे। देखिए जरा, हमने यहाँ पर कहा कि निलंबक स्नायु से जब ये जुड़ा हुआ है, तो अब हम इसे अगर सामने से देखें, देखो अभी तो अपन साइड से देख रहे थे, अब जरा देखते हैं सामने से। तो सामने से हमें दिखेगा कि जो सिलियरी मसल्स है, ये सिलियरी मसल बेटा ऐसे करके होगी ना। क्या किसी को इस बात में कोई आपत्ति है कि क्यों होगी, सबको क्लियर ना, ऐसे ही करके होगी। यहाँ इसके बीच में क्या पाया जाएगा, लेंस। तो ये इसके बीच में क्या गया, लेंस। आपने कहा कि सिलियरी बॉडी और लेंस, इनके बीच में क्या पाए जाते हैं, सस्पेंसरी लिगामेंट। तो इन दोनों के बीच में क्या मौजूद है बेटा, सस्पेंसरी लिगामेंट यहाँ पर पाए जाते हैं। तो अपन ने कहा ये हो गया सस्पेंसरी लिगामेंट। अभी तक हमने जो बात की इसमें हमने कहा कि ये क्या है आपके पास, सिलियरी मसल। और ये जो सिलियरी मसल्स हैं, ये आप ध्यान रखेंगे कि ये सर्कुलर है। कैसी मसल होती है, सर्कुलर। यहाँ पर ये आपके पास क्या है, तो ये है निलंबक स्नायु। ये क्या है बेटा, निलंबक स्नायु है जो यहाँ पाया जा रहा है। और ये बीच में आपके पास क्या है, तो ये है आपका लेंस। ठीक। अब यहाँ देखिए दो अलग अलग स्थितियों के बारे में हम बात करें। पहला, ये हमारी आई, और दूसरे केस में भी तो अपन ने कहा कि आई दो अलग अलग कंडीशन में, यहाँ पर बीच में क्या होगा, लेंस मौजूद होगा। तो दोनों ही मामलों में बीच में लेंस होना चाहिए। अब इधर क्या हुआ, पहले वाले केस में जो ऑब्जेक्ट है ये मान लेते हैं यहाँ पास है। पहले वाले केस में ऑब्जेक्ट क्या है बेटा, पास। और दूसरे वाले केस में जो ऑब्जेक्ट है वो आपसे क्या है, दूर। देखिए, जब अगर ऑब्जेक्ट आपके पास में होगा तो इस ऑब्जेक्ट से रिफ्लेक्ट होकर के जो लाइट जाएगी, वो रिफ्लेक्ट होकर के जाने वाली लाइट डाइवर्जिंग होनी चाहिए कि नहीं, बोलो हाँ, होनी चाहिए ना। वहीं पर अगर ये ऑब्जेक्ट आपसे दूर है तो इससे जाने वाली जो लाइट रे होगी ये लगभग कैसी हो जाएगी, पैरेलल। यहाँ से जाने वाली लाइट रे लगभग कैसी हो जाती है, पैरेलल होगी। ये दोनों बातें तो फिजिक्स में हमने पढ़ी है ना। अब इसके बाद हमें क्या करना है, इन दोनों को फोकस करके कहा ले जाना है, रेटिना पर। यानी कि आपको इसे भी फोकस करके रेटिना पर पहुंचाना है, वहीं पर आपको इसे भी फोकस करके कहा पहुंचाना है, रेटिना पर। तो बताओ, अब ज्यादा कन्वर्जेंस आपको कहाँ चाहिए, ऊपर वाले में या नीचे, ऊपर वाले में। तो ऊपर वाले में आपने क्या कहा कि आपको यहाँ कन्वर्जेंस क्या चाहिए बेटा, ज्यादा। तो हमने कहा कि यहाँ पर ज्यादा कन्वर्जेंस की आवश्यकता होगी, जबकि नीचे वाले में कन्वर्जेंस चाहिए कम। अब सोच के बताना, ये जो लेंस है
ये ज्यादा मोटा कहाँ होना चाहिए, ऊपर वाले केस में या नीचे? ऊपर वाले केस में लेंस की मोटाई ज्यादा। अगर लेंस की मोटाई होगी ज्यादा तो इसकी फोकल लेंथ क्या हो जाएगी, कम। फोकल लेंथ कम होगी तो लाइट को आराम से फोकस कर पाएगा, क्योंकि कन्वर्जेंस आपको रखना है ज्यादा। तो आपने कहा कि यहाँ पर जो लेंस है इसकी मोटाई अपेक्षाकृत क्या होनी चाहिए, ज्यादा। जबकि नीचे वाले मामले में लेंस की मोटाई अपेक्षाकृत क्या रहेगी, कम। तो हमने कहा कि ऊपर वाले केस में यहाँ पर जो लेंस है इसकी मोटाई ज्यादा या कम, ज्यादा। जबकि नीचे वाले केस में आपने कहा कि लेंस की मोटाई कम हो गई। तो नीचे वाले केस में लेंस की जो थिकनेस है ये कंपेटिवली क्या है, कम। अब ये अचीव होगा कैसे, या लेंस कैसे एडजस्ट किया जाएगा, उस बात पर ध्यान दें। अभी मैं एग्जांपल के लिए मैंने क्या किया, एक लोहे का तार दिया। क्या लिया है, लोहे का तार। तार हम थोड़ा सा मोटा लेंगे और थोड़ा सा फ्लेक्सिबल होना चाहिए तार। तो जैसा अपन ने मान लो तार दे दिया। अब तार दे करके यहाँ इसके बीच में हमने रखा एक बलून। क्या रख दिया, बलून रखा। और गुब्बारे को अपन ने फुला करके यहाँ रखा हुआ है। तो गुब्बारे को हमने फुला के रख दिया। अब मैंने क्या किया, कुछ धागे यहाँ इस तार और बलून के बीच में लगा दिए। कुछ धागे मैंने क्या किया, तार से तो बांध दिए, और बलून पर मैंने क्या किया, सेलो टेप की मदद से चिपका दिए। अभी अगर देखो तो ये आपका लेंथ हो गया, ये सस्पेंसरी लिगामेंट हो गया, और ये क्या हो गई, सिलियरी मसल हो गई ना। यही अरेंजमेंट। अब ध्यान दें, हमने क्या किया, इस तार के दोनों सिरों को पकड़ के हमने बाहर की तरफ खींचा। ध्यान दें, तार के दोनों सिरों को पकड़ के हमने कहा खींचा, बाहर। जब बाहर खींचेंगे तो अब ये जो तार की वजह से वृत्त बन रहा था, इस वृत्त का व्यास क्या होगा, बढ़ेगा। सारे लोग सहमत ना, वृत्त का व्यास क्या होगा, बढ़ेगा। अगर व्यास बढ़ेगा तो जो धागे आपने बीच में लगाए थे ये धागे क्या होगा, खींचेंगे। अब धागे क्या हुआ, खींचेंगे। जब ये धागे यहां पर खींचेंगे तो इन धागों के खींचने की वजह से अब जो बलून है वो भी खींचेगा। ध्यान दो, अगर मैं इस वाले एक्सिस पर बात करूं तो इस वाले एक्सिस पर बलून की जो मोटाई थी वो पहले से घटेगी या बढ़ेगी। ध्यान दो, तार ये है, ध्यान देना, तार ये है, धागे ऐसे लगे हुए हैं, ठीक। ये बलून है, मैं बात कर रहा हूं इस वाले एक्सिस पर। तार तुमने खींचा, धागे खींचे, बलून की मोटाई इस वाले एक्सिस पर घटेगी या बढ़ेगी, घटेगी ना। किसी के लिए बढ़ तो नहीं रही, सबके हिसाब से क्या होगा, घटेगी। क्या होगा, घटेगी। वहीं पर अब तार तुमने कर दिया लूज, तार को लूज किया तो अब धागे भी क्या हो गए, लूज। तार को पास से ले आई ना, तो धागे लूज हो गए। अब जो बलून है वो पहले की अपेक्षा क्या हो जाएगा, मोटा हो जाएगा। होगा कि नहीं, यानी कि अब देखो, दूसरे वाले केस में जब हमने कहा कि बलून मोटा हो जाएगा तो लेंस की मोटाई यहाँ ज्यादा है। जब लेंस की मोटाई ज्यादा है तो उस केस में हमने ये जो तार था, इस तार को हम कहाँ लाए थे, पास। यहाँ जो मसल है सर्कुलर है। अब ये सर्कुलर मसल अगर संकुचित होगी तो संकुचित होने पर ये वाला व्यास घटेगा कि बढ़ेगा, घटेगा ना। यानी कि अगर लेंस की मोटाई बढ़ानी है तो इसके लिए जो सिलियरी मसल है, इन सिलियरी मसल के अंदर क्या करा दो, संकुचन। सारे लोग इस बात से सहमत, डन। यहां पर इसके अपोजिट क्या करो, सिलियरी मसल में क्या करा दो, शिथिलन। इधर क्या किया, सिलियरी मसल के अंदर क्या कराया, शिथिलन। अब ध्यान दें, ऊपर वाले केस में जब सिलियरी मसल में संकुचन यानी कि तार हम लाई थी पास में, तब आगे हो गए थे लूज, ठीक। सस्पेंसरी लिगामेंट, ध्यान रखो लिगामेंट है, येलो इलास्टिक कनेक्टिव टिश्यू का बना हुआ। तो तुमने कहा कि सस्पेंसरी लिगामेंट ये यहां पर क्या हो गए थे, लूज। जबकि इस वाले मामले में सस्पेंसरी लिगामेंट क्या रहेंगे, तो ये तनाव में होंगे ना। तो सस्पेंसरी लिगामेंट क्या है, तनाव में। ध्यान रखें, ये लिगामेंट है, ये संकुचित नहीं होता है। ये या तो खिंचा होगा या ढीला होगा। संकुचन करना केवल पेशी का कैरेक्टर है, लिगामेंट का कैरेक्टर नहीं होता।
लिगामेंट या तो खिंचा होगा या लिगामेंट ढीला होगा। तो हमने कहा कि लिगामेंट यहाँ लूज, जबकि यहाँ क्या रहेगा, तनाव। तो हमने कहा कि अगर कोई ऑब्जेक्ट हमारी आई के पास में है तब कन्वर्जेंस होती है ज्यादा, लेंस की मोटाई होती है ज्यादा, सिलियरी मसल संकुचित होती है और सस्पेंसरी लिगामेंट क्या होता है, लूज। वहीं अगर कोई ऑब्जेक्ट है हमसे दूर तो उस केस में लेंस की मोटाई कम रहेगी, कन्वर्जेंस कम रहेगा, सिलियरी मसल शिथिल होगी और सस्पेंसरी लिगामेंट किसमें होगा, तनाव में। यहाँ जो कुछ हुआ इसी को नाम दिया जाता है एकोमोडेशन। क्या बोलते हैं, एकोमोडेशन। तो पास और दूर की चीजों को देखने के लिए आपके नेत्रों में जो समायोजन होता है, इसी समायोजन को क्या कहा जाता है, एकोमोडेशन कहा जाता है। क्या इतनी बात हमको समझ में आई है? इसको फिर से एक बार देखना, समझ में आई इतनी बात की नहीं? तार वाला फिर से देखो, अपन ने क्या किया, कुछ छूटा हो गया, चलो मान लो, ध्यान दो। अभी अपन ये नहीं, इससे ज्यादा नहीं निकली, नहीं निकली, चलो ध्यान दो। देखिए, अपन ने अभी ये कहा, ध्यान से सुनना, सबूत से बिजली आ रही है और उसकी दुनिया भर के काम हो रहे हैं। चलो अभी ध्यान दो, अपने पास एक लोहे का तार, क्लियर, तार को घुमा करके क्या बना दिया, गोल, दोनों सिरे क्या है, फ्री। तार से हमने क्या बांधे, धागे, धागे किससे चिपका दिए, बलून से। बलून कहाँ है, तार के बीच में। अब तार के दोनों सिरे पकड़ के बाहर खींचो, धागे क्या होगा, खींचेंगे, बलून को इधर बाहर खींचेंगे। जब बलून अगर इधर बढ़ेगा तो बलून की मोटाई कम होगी कि नहीं होगी। वहीं पर जब हम तार को लेकर के आएंगे पास, तो तार को पास लाने पर धागे क्या हो जाएंगे, शिथिल, और अब बलून की मोटाई क्या होगा, बढ़ जाएगी। तो इस पूरे एडजस्टमेंट को अपन क्या बोलते हैं, एकोमोडेशन कहा जाता है। ध्यान रखें, एनसीईआरटी में नहीं है ये, समझना था, क्योंकि पिछले कुछ समय से आई से रिलेटेड क्वेश्चन एनसीईआरटी के बाहर के पूछे जा रहे हैं, इसलिए अपन ने समझा। तो एक बार फटाफट अगर इसको लिखना है तो लिखो, नहीं तो फिर हम आगे बढ़े, लिखेंगे। चलिए अब जरा एक काम करते हैं, इसको अपन बनाएंगे, अभी जरा ध्यान दो। देखिए, पक्षमाप काय के बारे में हमने बात कर ली कि पक्षमाप काय का काम क्या है। पक्षमाप काय के बाद अब यहाँ पर अगली स्ट्रक्चर आपके पास आ जाती है। तो यहाँ पर आपको दिखाई दिया आइरिस, अगली स्ट्रक्चर क्या है बेटा, आइरिस। आइरिस को अगर आप देखें तो ये हमारे नेत्र का विजिबल कलर्ड पार्ट है। ये क्या है, नेत्र का विजिबल कलर्ड पार्ट है। यानी कि हमारी आई में कलर्ड पार्ट तो कोरॉइड भी था और सिलियरी बॉडी भी थी, पर ये दोनों पार्ट बाहर से दिखाई नहीं देते हैं। विजिबल कलर्ड पार्ट कौन सा होता है, आइरिस। तो हमने कहा आइरिस क्या है, विजिबल कलर्ड पार्ट है, और ये जिम्मेदार होता है फॉर वेरियस कलर्स ऑफ आई। अलग अलग लोगों में आंखों का रंग अलग अलग होता है। तो ये जो वेरियस कलर्स ऑफ आई है वो किसकी वजह से होते हैं, आइरिस की वजह से। यानी कुछ लोगों में आंखें ज्यादातर लोगों में काली होती है, कुछ में भूरी होती है, कुछ में नीली, कुछ में हरी। जो भी कलर आता है वो कलर किसकी वजह से आता है, आइरिस की वजह से। तो हमारी आई में विजिबल कलर्ड पार्ट को क्या कहा जाता है, आइरिस कहा जाता है। और आइरिस का जो सेंटर है, यहाँ सेंटर पर पाया जाता है एक अपर्चर, यानी कि ओपनिंग है, और इस अपर्चर का नाम क्या है, प्यूपिल। क्या बोलते हैं इसे, प्यूपिल कहा जाता है। ये प्यूपिल ही नेत्र में प्रकाश के प्रवेश करने का स्थान है। नेत्र में प्रकाश का जो प्रवेश है वो केवल कहाँ होता है, प्यूपिल से। प्यूपिल के अलावा बाकी किसी भी जगह से लाइट आपकी आई में एंटर नहीं कर सकती। मतलब कि जब लाइट आएगी तो आप क्या कहेंगे, लाइट सबसे पहले किसके पास आई, कॉर्निया के पास। कॉर्निया के बाद कहां पहुंचेगी, प्यूपिल।
प्यूपिल से फिर कहाँ जाएगी, लेंस के पास। अब जरा देखेंगे, हमने यहाँ पर कहा कि इधर ये सिलेरी जो आपका कॉर्निया प्यूपिल के बारे में हमने बात की। अब यहाँ प्यूपिल के बारे में एक बात या आइरिस के बारे में एक बात और करते हैं। देखिए, अब देखिए यहाँ पर हम अगर बात करें तो एक प्रोसेस होती है जिसको बोलते हैं एडाप्टेशन। क्या कहा जाता है, एडाप्टेशन। एडाप्टेशन का मतलब होता है कि जब आप बात करें कम प्रकाश और तीव्र प्रकाश की स्थिति जो है, इन दोनों कंडीशंस के अंदर जो एडजस्टमेंट होता है, इस एडजस्टमेंट को क्या कहा जाता है, एडाप्टेशन कहते हैं। तो लो लाइट और ब्राइट लाइट वाले एडजस्टमेंट को आपने क्या कहा बेटा, एडाप्टेशन कहा। समझना, जब अगर लो लाइट होगी तो आपको क्या चाहिए, बाहर की तरफ लाइट है कम, तो प्यूपिल बड़ा होगी छोटा, बाहर की तरफ लाइट है कम तो प्यूपिल क्या हो, बड़ा। वहीं पर जब अगर है ब्राइट लाइट तो बाहर लाइट है ज्यादा, तो प्यूपिल क्या हो, छोटा। यानी कि आपने कहा कि ये है आइरिस, जान दो ये क्या है, आइरिस। आइरिस के केंद्र में क्या पाया जा रहा है, प्यूपिल। यहाँ आपने कहा कि आइरिस में दो प्रकार की पेशियां पाई जाती हैं। पहली ये है अरीय पेशियां, यानी कि कौन सी है, रेडियल मसल। ये कौन सी हो गई, अरीय पेशियां यानी कि रेडियल मसल। वहीं पर दूसरी आपको यहाँ पर दिखी जो कि है वृत्ताकार, तो दूसरी कौन सी हो गई, वृत्ताकार। तो पेशियां यहाँ कितने प्रकार की, दो। पहला आपने क्या कहा, रेडियल मसल, और दूसरी कौन सी हुई, सर्कुलर मसल। तो दो टाइप की मसल पाई जाती हैं, रेडियल और सर्कुलर मसल। तो यहाँ पर जो दो प्रकार की पेशियां हैं ये कैसे काम करती हैं, इस बात को हमें जरा समझना है, तो ध्यान देंगे। देखिए, कम प्रकाश में आपने अभी क्या कहा था कि हम क्या चाहते हैं, प्यूपिल छोटा हो कि बड़ा, प्यूपिल क्या होना चाहिए, बड़ा। यानी कि ज्यादा प्रकाश में हम क्या चाहेंगे, प्यूपिल क्या हो जाए, छोटा। तो अपन ने कहा कि ज्यादा प्रकाश की स्थिति में प्यूपिल छोटा होगा, जबकि कम प्रकाश की स्थिति में प्यूपिल अपेक्षाकृत बड़ा रहेगा। अब फिर देखिए, यहाँ कम प्रकाश में आपने जब कहा कि प्यूपिल रखना है बड़ा, तो मुझे सोच के बताना, देखो बाहर की जो बाउंड्री है वो तो फिक्स है, वो अपनी जगह रहेगी, उसमें परिवर्तन नहीं आना। आप जिस किसी पेशी का संकुचन कराएंगे वो पेशी केवल प्यूपिल के व्यास में परिवर्तन लेकर के आई। तो अगर अरीय पेशियां संकुचित हो तो अरीय पेशियों के संकुचित होने पर प्यूपिल का व्यास घटना चाहिए कि बढ़ना। अगर अरीय पेशियां संकुचित हुई तो प्यूपिल का व्यास बढ़ेगा ना, किसी के लिए घटा। अरीय पेशियां अगर संकुचित हुई तो व्यास क्या होगा, इसको आप ऐसे समझना कि यहाँ पर क्या हुआ कि मान लो बेटा यहाँ से यहाँ तक की अपनी एक दूरी है, अगर ये दूरी कर दो कम तो ये अंदर वाला सर्किल अपने आप बड़ा हो जाएगा ना। तो आपने कहा कि जब अगर आपको प्यूपिल को करना है बड़ा, तो बड़ा करने के लिए अरीय पेशियों में क्या होना चाहिए, संकुचन। तो हमने कहा कि यहाँ पर जो अरीय पेशी है, ये अरीय पेशी में क्या होना चाहिए, संकुचन। तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पर क्या होना चाहिए, शिथिलन। यहाँ पर क्या हो, शिथिलन। यहीं पर जो वृत्ताकार पेशी थी, अब देखो वृत्ताकार पेशी तो ठीक विपरीत काम करेगी ना, ये यहाँ पर क्या रहेगी, शिथिल, और जबकि यहाँ इसके अंदर क्या होगा, संकुचन। तो हमने कहा तीव्र प्रकाश की स्थिति में वृत्ताकार पेशी क्या होती है, संकुचित। इसके संकुचित होने से प्यूपिल क्या हो गया, छोटा। ध्यान दो, जो वृत्ताकार पेशी है वो एक तरीके से स्फिंक्टर मसल है ना। अगर स्फिंक्टर की मसल संकुचित होती है तो स्फिंक्टर तो बंद हो जाता है ना, यानी कि प्यूपिल क्या होगा, छोटा। अगर स्फिंक्टर मसल ने किया रिलैक्स तो प्यूपिल क्या हो जाएगा, बड़ा होगा। क्या आपने कोई इतनी बात समझ में आई, इसको क्या कहा, एडाप्टेशन। लो लाइट और ब्राइट लाइट वाले एडजस्टमेंट का नाम एडाप्टेशन, दूर और पास वाले का नाम एकोमोडेशन।
तुम ऑटो में 2 लोग बैठ के जा रहे थे या तुम अकेले बैठे थे, पूरी सीट पे एकदम फैल के। फिर क्या हुआ, रास्ते में ऑटो वाले को 3 सवारी और मिली। क्या ऑटो वाला सवारी बिठाएगा कि नहीं? सवारी बिठाएगा तो सवारियों को सीट पे क्या करेगा, एकोमोडेट। एकोमोडेट का मतलब होता है उनके लिए जगह बनाना। अभी तक तुम जो एकदम दूर आराम आराम से बैठे थे, अब तुम क्या हुआ, पास बैठ गए। तो एकोमोडेट करने में क्या हुआ, दूर और पास का एडजस्टमेंट। जबकि एडाप्टेशन का मतलब हुआ लो लाइट और राइट लाइट का एडजस्टमेंट। क्या इतनी बात समझ में आई अपने को? अब इसमें से फटाफट लिखो, फिर अपन पढ़ते हैं आगे। दोनों का, जिसमें से एक इनमें से कांटेक्ट करेगी, दूसरी रिनेक्ट करेगी। हाँ, तो इसीलिए तो होता है कि जब तक ये एडजस्टमेंट नहीं होता तब तक अपनी आंखें बंद कर लेते हैं, पता ना? ये लो लाइट से अगर ब्राइट लाइट पे जाओगे, अंधेरे से उजाले में, तो थोड़ी देर के लिए आंखें बंद होती है। जब एडजस्टमेंट हो जाता है आंखें खुल जाती है, नॉर्मल हो जाता है। ऐसे ही अगर ब्राइट लाइट से लो लाइट पे अगर जाते हैं तो थोड़ी देर तक कमरे में कुछ नहीं दिखाई देता है। कारण प्यूपिल क्या है, होगा। फिर ये प्यूपिल क्या होगा, बड़ा होगा, आपको दिखने लगेगा। हाँ, धीरे धीरे करके बड़ा होगा, मतलब प्यूपिल के जो व्यास में अधिकतम अंतर आ सकता है वो लगभग 16 गुने का अंतर आ जाता है। यानी कि सबसे कम पर अगर इसका व्यास 1 मिलीमीटर था, तो सबसे बड़ा जब होगा तो इसका व्यास लगभग 16 मिलीमीटर तक हो सकता है। और एक बात ध्यान रखेंगे, अनुकंपी तंत्र का तंत्र प्यूपिल को बड़ा करता है, जबकि परानुकंपी तंत्र का तंत्र प्यूपिल को घटाता है। कारण समझना, अनुकंपी तंत्र का तंत्र तुमको लड़ने और भागने के लिए तैयार कर रहा है। तो प्यूपिल जितना ज्यादा बड़ा होगा तुम्हें आसपास की चीजें उतनी ज्यादा दिखाई देगी। तो भागते समय तुम गिरोगे नहीं, लड़ते समय तुम पिटोगे नहीं। वहीं पर परानुकंपी तंत्र का तंत्र सामान्य स्थिति में काम करता है, तो ये प्यूपिल को अपेक्षाकृत क्या कर देता है, झुका। हाँ, उल्लू रातचर होता है। उल्लू के केस में अगर अपन देखें तो वहां पे फिर ये एकोमोडेशन नहीं होता, ये अडाप्टेशन नहीं पाएगा। इसके केस में जो रेटिना है, रेटिना में केवल रॉड्स पाई जाती है, वो स्टेज। आगे बढ़े। इस वाले पेज का लिख लिया क्या? कल भेजोगे भाई, आज अभी कहीं नहीं जाओ। आज लाइट को भी यूज करो, कल समझेंगे कहाँ कैसे जाएगी। लाइट पहले जाती है गैंग्लियोनिक सेल पे, फिर बाइपोलर, फिर पहुंचती है फोटो। अगले पेज पे आए।
ये वैसे उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, तो बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देना है। एकोमोडेशन एडाप्टेशन ये उसके लिए है कि एक आधा क्वेश्चन हुआ है ऐसा कि एनसीईआरटी से बाहर गया, तो इसलिए आई में अपन ने पढ़ा। अगले पेज पे आए। चलो, अब इसके बाद जो लॉग आउट कर देना, आज की क्लास खत्म। ओके।